मैं दर्शन दुआ, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा, बीए प्रथम के विद्यार्थियों। आज हम दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन करेंगे। दिल्ली सल्तनत, जिसने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में जन्म लिया तथा 1526 ईस्वी में पानीपत की रणभूमि में अपनी अंतिम सांस ली थी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर 1526 ईस्वी तक के काल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इस समय में दिल्ली पर 5 राजवंशों जैसे दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश के शासकों ने शासन किया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की हत्या हो गई तथा दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। उत्थान एवं पतन प्रकृति का नियम है तथा अनेक शक्तिशाली राज्यों का उत्थान एवं पतन प्रकृति के इस नियम की पुष्टि करते हैं। दिल्ली सल्तनत भी इसका कोई अपवाद नहीं था। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कोई एक कारण जिम्मेवार नहीं था, अपितु एक से अधिक कारणों ने मिलकर इस साम्राज्य का पतन किया। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण, पहला कारण है निरंकुश शासन। दिल्ली सल्तनत के शासन का स्वरूप स्वेच्छाचारी था। सुल्तान के पास असीम शक्तियाँ तथा अधिकार थे। कानून बनाना, इन्हें लागू करना तथा न्याय करने का अधिकार सुल्तान के पास था। उनकी शक्तियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं था तथा उसका शासन भय एवं तलवार की शक्ति पर टिका था। अलाउद्दीन ने उलेमा की परवाह नहीं की। इस प्रकार के शासन की सफलता सम्राट के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है तथा ऐसा शासन स्थायी सिद्ध नहीं हो सकता। अयोग्य सुल्तानों के समय दिल्ली सल्तनत का पतन होना अवश्य था और इसके साथ ऐसा भी हुआ। दूसरा कारण आता है विशाल साम्राज्य। सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत का अत्यंत विशाल होना भी उसके पतन का कारण बना। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था, परंतु उसने कूटनीति से काम लिया था। वह दक्षिण भारत को अपने राज्य में शामिल नहीं किया था। तुगलक शासकों ने दक्षिण भारत पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, जो दिल्ली सल्तनत के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुआ। मोहम्मद तुगलक का राजधानी परिवर्तन करने का प्रयोग भी असफल रहा। उसकी भारत में बनाई गई नीतियाँ के कारण वो पूर्णतः असफल रहा तथा उसकी दक्षिण राज्य को जीतने में उसने अपनी सैनिक शक्ति का बहुत समय व्यर्थ बिता दिया, जिसके कारण उसकी सैनिक शक्ति के कम होने के कारण स्थान स्थान पर विद्रोह होने लगे और ये विद्रोह दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बने। तीसरा कारण हमारे पास आता है कि दिल्ली सल्तनत एक सैनिक राज्य था। दिल्ली सल्तनत का आधार प्रजाहित नहीं अपितु भय तथा आतंक था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक आदि ने तलवार के बल पर राज्य किया। दिल्ली के सुल्तानों का मुख्य उद्देश्य सेना की सहायता से कर इकट्ठा करना एवं शांति स्थापित करना था। अपनी प्रजा के मन में वह अपना स्थान नहीं बना सके। इस प्रकार जनता में अप्रिय होने के कारण इन शासकों का पतन होना अवश्य था और ऐसा ही हुआ। उत्तराधिकार के नियम का अभाव। उत्तराधिकार के निश्चित नियम का ना होना भी दिल्ली सल्तनत के पतन का एक मुख्य कारण बना। किसी भी सुल्तान की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों तथा अमीरों के बीच राजगद्दी प्राप्त करने की होड़ लग जाती थी तथा परस्पर संघर्ष होता था, जिससे दिल्ली की सल्तनत की शक्ति कमज़ोर हो गई। अल्तमश, जलालुद्दीन खिलजी तथा ग्यासुद्दीन तुगलक प्रांतीय सूबेदार थे, जो ताकत के बल पर सुल्तान बने।
उत्तराधिकार का नियम न होने के कारण अनेक विद्रोह हुए, जिन्होंने दिल्ली सत्ता को कमज़ोर बना दिया और दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। धार्मिक नीति। दिल्ली सुल्तानों की शासन नीति का आधार कुरान के नियम तथा उलेमाओं के नियम थे। अधिकांश सुल्तान कट्टर मुसलमान थे, जिन्होंने हिंदुओं तथा गैर सुन्नी जनता को समान अधिकार नहीं दिए थे। उन्हें उच्च पदों से वंचित रखा जाता था। फिरोज तुगलक तथा सिकंदर लोदी ने तो हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए। अलाउद्दीन जैसे योग्य शासक ने भी हिंदू विरोधी नीति अपनाई, जिसके कारण कहते कि हिंदुओं पर जजिया कर भी उन्होंने लगा दिया। हिंदुओं के अनेक मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा गया। समाज का बहुसंख्यक वर्ग इन दिल्ली शासकों से नाराज हो गया। अतः दिल्ली शासक एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना किए बिना ही पतन की तरफ अग्रसर होने लगे। तो इस प्रकार धार्मिक नीति भी दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बनी। जागीरदारी प्रथा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सरकारी सेवा के बदले जमीनों के टुकड़े, जिसे इक्ता कहा जाता था, उसकी प्रथा शुरू की, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। दिल्ली सुल्तानों के समय में राज्य के उच्च अधिकारियों को नकद वेतन के स्थान पर जगीरें दी जाने लगी। अलाउद्दीन खिलजी ने चाहे इस प्रथा को बंद कर दिया था, परंतु फिरोज तुगलक ने इसे पुनर्स्थापित किया। धीरे धीरे जगीरदार शक्तिशाली होते गए तथा उन्होंने सुल्तान की आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया। जब कभी सुल्तान को कोई कठिनाई होती थी तो उस समय ये जागीरदार विद्रोह कर देते थे और जागीरदारों के बढ़ते हुए विद्रोह ही दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बने। तो जागीरदारी प्रथा भी दिल्ली सल्तनत के पतन का एक कारण मानी जाती है। अमीरों के षड्यंत्र। अमीरों के षड्यंत्र दिल्ली सल्तनत के पतन का एक मुख्य कारण माने जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन में ये अमीर लोगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। सल्तनत काल में दरबार में कुतबी, अफगान, तुर्क, खिलजी, मंगोल तथा ईरानी और अलबरी आदि अनेक श्रेणियों के अमीर थे, जो प्राय एक दूसरे को शक्तिहीन बनाने के लिए षड्यंत्र करते रहते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति एवं विशाल सेनाएं भी होती थी। अमीरों के षड्यंत्रों के कारण राज्य में स्थान स्थान पर विद्रोह होने लगे तथा राज्य के इन विद्रोहों के कारण दिल्ली सल्तनत की सत्ता कमज़ोर होती गई और अंत में ये कमज़ोर सत्ता आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बनी। दास प्रथा। यद्यपि दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं विस्तार में दासों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, परंतु बाद में उन्होंने स्वामी भक्ति का परिचय नहीं दिया। सल्तनत युग में समाज में सुल्तानों को दास रखने का बहुत शौक था। फिरोज तुगलक के पास तो 1,80,000 दास थे, जिसके लिए उसने एक अलग विभाग की स्थापना की हुई थी। निर्बल शासकों के समय में दासों ने राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, राज्य की जड़ों को खोखला बनाना शुरू कर दिया। तो दास प्रथा के कारण जहां आर्थिक स्थिति भी दिल्ली सल्तनत की काफ़ी कमज़ोर हुई, वहां दासों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप भी दिल्ली सल्तनत के पतन का एक मुख्य कारण बने। दुर्बल आर्थिक स्थिति। दुर्बल आर्थिक स्थिति भी दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बनी। दिल्ली के सुल्तानों की विलासिता तथा महमूद तुगलक और फिरोज तुगलक की मूर्खतापूर्ण कार्यों तथा दानशीलता के कारण राज्य की संपत्ति दिन प्रतिदिन कम होने लगी तथा इस प्रकार से सेना को वेतन देना भी कठिन हो गया। जब तक आर्थिक व्यवस्था अच्छी रही तब तक सुल्तान किसी न किसी तरह काम चलाते रहे, परंतु जब धन की कमी हो गई तो सूबेदार तथा अमीर वर्गों को अपने अधीन रखने में सुल्तानों को काफ़ी कठिनाई होने लगी। दुर्बल आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर विभिन्न स्थानों पर सूबेदार और अमीरों ने षड्यंत्र करने शुरू कर दिए और जगह जगह पर विद्रोह होने शुरू कर दिए, जिसके कारण सल्तनत काल का पतन होना अवश्य
समझा जाने लगा और ये पतन का कारण भी बने। सैनिक दुर्बलता भी दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत एक सैनिक राज्य था और सल्तनतकालीन सैनिक व्यवस्था में अनेक दोष थे। इस व्यवस्था का सबसे प्रमुख दोष स्थायी सेना का अभाव था। अलाउद्दीन खिलजी को छोड़कर अधिकांश दिल्ली के सुल्तानों के पास स्थायी सेना नहीं थी। स्थायी सेना के अभाव में सुल्तानों को अमीरों तथा प्रांतीय सूबेदारों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता था। ये सेना सुल्तान की बजाय अपने अमीरों के प्रभाव में होती थी। सल्तनतकालीन सेना में अनेक जातियां जैसे ईरानी, तुर्की और अफगान के आदि के सैनिक थे, जिनमें परस्पर सहयोग का अभाव रहता था। सुल्तान के सीधे नियंत्रण में न रहने के कारण उनमें सुल्तान के प्रति स्वामी भक्ति की भावना का भी अभाव था। सैनिक केवल धन प्राप्ति के लिए ही सेना में भर्ती होते थे। राज्य सेवा की भावना उनके मन में नहीं होती थी। इस प्रकार वह संगठित सेना के अभाव के कारण भी दिल्ली सल्तनत का पतन निश्चित था। आगे तुगलक शासकों की नीतियाँ। तुगलक वंश के शासकों की गलत नीतियां और उनकी अदूरदर्शिता ने भी दिल्ली सल्तनत की पतन की गति को और तेज कर दिया। मोहम्मद तुगलक ने अपनी काल्पनिक योजनाओं के कारण दिल्ली सल्तनत को आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से कमजोर बना दिया। उसकी नीतियों से जनसाधारण में भी आक्रोश उत्पन्न हो गया। लोगों का धैर्य टूट गया और उन्होंने खुलेआम सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने शुरू कर दिए। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में स्थान स्थान पर विद्रोह होने लगे, सारा राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। तो इसके साथ ही फिरोज तुगलक ने भी दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने के कारण कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए, तो जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का पतन होना अवश्य था। यहाँ तक कि फिरोज तुगलक ने तो अपनी धार्मिक असहनशीलता की नीति को भी अपनाया, जिसके कारण उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाकर और बलपूर्वक हिंदुओं को मुसलमान बनाने का जो दिल्ली सल्तनत ने के समय शासकों ने कार्य किया, वो उसने दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए गड्ढा खोद दिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के पतन में तुगलक शासकों की नीतियाँ भी बड़े महत्वपूर्ण योगदान अदा करती हैं। फिरोज तुगलक के कमज़ोर उत्तराधिकारी। दिल्ली सल्तनत के पतन में फिरोज तुगलक के दुर्बल उत्तराधिकारी भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात जितने भी शासक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे, वह सभी अयोग्य तथा निर्बल थे। उनका अधिकांश समय विद्रोहों को दबाने तथा विलासिता में नष्ट हो जाता था। उनके शासन में सल्तनत में अव्यवस्था फैल गई। इस परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए बहुत सारे अमीरों ने राज्य के हित दांव पर लगा दिए। फिरोज के उत्तराधिकारी इतने कमज़ोर थे कि वह दिल्ली सल्तनत के पतन को रोकने में असफल सिद्ध हुए और उनके शासनकाल में बहुत सारे सामंतों ने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, जिसके कारण जो कमज़ोर उत्तराधिकारी थे वो अमीरों की कठपुतली मात्र थे। अतः ये अमीर ही आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बने। दिल्ली सल्तनत के पतन में मंगोलों के आक्रमण भी बड़े महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। मंगोल मध्य एशिया की एक अत्यंत बर्बर और युद्ध प्रिय जाति थी। उन्होंने मध्यकाल में एशिया के अनेक साम्राज्यों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अल्तमिश के शासनकाल से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक मंगोलों ने उत्तरी पश्चिमी भारत पर लगातार आक्रमण किए। दिल्ली के सुल्तानों ने चाहे बड़ी वीरता से इन आक्रमणों का सामना किया, परंतु इनके कारण साम्राज्य को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। मंगोल आक्रमणों से रक्षा के लिए राजकोष पर भारी बोझ पड़ा, जिसके कारण शासक प्रजा हितैषी कार्य न कर पाए। अनेक योग्य सेना नायक भी मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे गए। इस प्रकार मंगोलों के आक्रमण से जन और धन की अपार हानि हुई, जो सल्तनत के पतन का एक कारण बने। आगे है तैमूर का आक्रमण।
जिस समय दिल्ली सल्तनत अंदर से खोखली हो चुकी थी, उसी समय बाहर के थपेड़ों ने राज्य रूपी महल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। 1398 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण करके उसकी कमर तोड़ दी। उस समय का तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद राजधानी की रक्षा करने की उपेक्षा दिल्ली छोड़कर भाग गया। तैमूर ने दिल्ली में भयंकर लूटपाट की तथा बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तैमूर के लौट जाने के पश्चात गुजरात, मालवा, पंजाब, मेवाड़, जौनपुर, खानदेश आदि स्वतंत्र हो गए तथा दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व नाम मात्र रह गया। लोधी शासकों का उत्तरदायित्व। लोधी वंश के शासक भी अपनी कठोर धार्मिक नीति के कारण दिल्ली सल्तनत के पतन को और अधिक निकट ले आए। सिकंदर लोधी ने धर्म के नाम पर कठोर अत्याचार किए, जिससे राज्य की बहुसंख्यक हिंदू जनता राज्य के विरुद्ध हो गई। इब्राहिम लोधी के समय अमीरों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण स्थान स्थान पर विद्रोह होने लगे तथा इब्राहिम के व्यवहार से तंग आकर पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया, अर्थात दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का पतन और भी निकट आ गया। बाबर का आक्रमण। इब्राहिम लोधी के समय की व्यवस्था में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, उसका लाभ उठाकर काबुल के शासक बाबर को अपनी महत्वाकांक्षा को पाने का मौका मिल गया। इधर इब्राहिम लोधी के व्यवहार से तंग होकर पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता भी दिया। बाबर दृढ़ निश्चय करके अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु भारत की तरफ बढ़ा तथा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में बाबर तथा इब्राहिम लोधी की सेनाओं के बीच में एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया तथा उसकी मृत्यु के साथ ही 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित दिल्ली साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये थे दिल्ली साम्राज्य के पतन के कारण, जिस साम्राज्य का उदय 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी के शासनकाल में उसकी काल में बाबर के आक्रमण के तहत और इब्राहिम लोधी की मृत्यु के साथ ही इस साम्राज्य का पतन हो गया। धन्यवाद।